लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से जंगल और आदिम जनजातियों में बसे थे, भारत के एक कोने में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसने आधुनिक शहरों, जटिल व्यापार और रहस्यमयी लेखन प्रणाली का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यह दुनिया इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसकी भाषा, वह अज्ञात लिपि जो छोटी छोटी मोहरों पर उकेरी गई, जिसे कोई पढ़ नहीं सका। क्या यह सभ्यता हमें कुछ बताना चाहती थी? आइए इस प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएं और सिंधु घाटी सभ्यता की अनसुलझी पहेली को खोलने की कोशिश करें। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई, जब पुरातत्वविदों ने वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों की खुदाई शुरू की। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी, जो इसे मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के समकालीन बनाती है। इस सभ्यता का दायरा विशाल था। यह 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, जिसमें 1500 से ज्यादा बस्तियां थीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखी घड़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। अनुमान है कि इस सभ्यता में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक थी। सिंधु सभ्यता की सबसे खास बात थी इसकी शहरी नियोजन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे, जिसमें सीधी सड़कें और जल निकासी प्रणाली थी। घरों में कुएं, स्नानघर और शौचालय थे, जो आधुनिक शहरों की तरह थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था, जो धार्मिक या सामाजिक महत्व का हो सकता है। इन शहरों में गोदाम, बाजार और कार्यशालाएं थीं, जो एक जटिल अर्थव्यवस्था की गवाही देती हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार भी उन्नत था। उन्होंने मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक व्यापार किया। हड़प्पा की मोहरें और मन के मेसोपोटामिया में मिले हैं, और मेसोपोटामियाई दस्तावेजों में मेलुहा नाम का जिक्र है, जिसे इतिहासकार सिंधु सभ्यता मानते हैं। वे कपास, अनाज और लकड़ी निर्यात करते थे और बदले में चांदी, तांबा और कीमती पत्थर आयात करते थे। लोथल में एक बंदरगाह था, जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लिपि। 1870 के दशक में जब हड़प्पा की पहली मोहरें मिलीं, तो पुरातत्वविदों को छोटे छोटे पत्थरों पर अजीब चिन्ह दिखे। ये मोहरें आमतौर पर 2 से 3 सेंटीमीटर की थीं, जिन पर जानवरों जैसे यूनिकॉर्न, बैल या बाघ, पेड़ों और मानव आकृतियों के साथ अज्ञात चिन्ह उकेरे गए थे। अब तक 5000 से ज्यादा ऐसी मोहरें मिल चुकी हैं, जिनमें 400 से 600 अलग अलग चिन्ह हैं। ये चिन्ह दाएं से बाएं लिखे गए हैं और कुछ में बाएं से दाएं। क्यों है ये लिपि इतनी रहस्यमयी? पहली वजह है इसकी छोटी लंबाई। ज्यादातर मोहरों पर सिर्फ 4-5 चिन्ह हैं, और सबसे लंबा लेख सिर्फ 26 चिन्हों का है। इतने कम चिन्हों से किसी भाषा को समझना मुश्किल है। दूसरी वजह है कि कोई रोसेटा स्टोन जैसा दस्तावेज नहीं मिला, जो इस लिपि को किसी झांत भाषा से जोड़े। मिस्र की हायरोग्लिफिक्स को रोसेटा स्टोन की वजह से पढ़ा गया, लेकिन सिंधु लिपि के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी वजह है कि हमें नहीं पता कि यह लिपि किस भाषा को दर्शाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह प्रोटो द्रविडियन भाषा हो सकती है, जो दक्षिण भारत की तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं की पूर्वज है। लिपि को समझने की कोशिश में कई थ्योरी सामने आईं। कुछ विद्वानों जैसे फिनलैंड के अस्को पारपोला ने कहा कि यह लिपि एक भाषा को दर्शाती है, जिसमें चिन्ह शब्दों या ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारपोला ने द्रविडियन भाषा से समानताएं खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ, जैसे अमेरिका के स्टीव फार्मर, मानते हैं कि यह लिपि कोई भाषा नहीं, बल्कि प्रतीक या चिन्हों का समूह है, जो व्यापार, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए था। 2004 में फार्मर ने दावा किया कि सिंधु लिपि में कोई व्याकरणिक संरचना नहीं है, जो इसे एक पूर्ण लेखन प्रणाली से अलग करती है। सिंधु लिपि की एक और खासियत है इसकी मोहरों का उपयोग। ये मोहरें शायद व्यापार में इस्तेमाल होती थीं, जैसे माल पर मोहर लगाने के लिए। कुछ मोहरों पर यूनिकॉर्न जैसा जानवर है, जो शायद किसी कबीले या शहर का प्रतीक था। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये धार्मिक प्रतीक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पशुपति मोहर पर एक योगी जैसी आकृति है, जिसे कुछ लोग प्रोटोशिव मानते हैं। सिंधु सभ्यता के धर्म और संस्कृति के बारे में भी ज्यादा नहीं पता। कोई भव्य मंदिर या महल नहीं मिले, जो मेसोपोटामिया या मिस्र जैसी सभ्यताओं से अलग है। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह एक समतावादी समाज था,
जिसमें कोई राजा या पुजारी वर्ग नहीं था। दूसरों का कहना है कि ग्रेट बाथ और मूर्तियां धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। छोटी मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें मातृदेवी माना जाता है, प्रजनन या देवी पूजा से जुड़ी हो सकती हैं। सिंधु सभ्यता का पतन भी एक रहस्य है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसके बड़े शहर खाली होने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लोग कम हो गए और व्यापार टूट गया। कई थ्योरी इस पतन की वजह बताती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सूखे ने सिंधु नदी को कमजोर किया, जिससे खेती प्रभावित हुई। धोलावीरा और लोथल में पानी की कमी के सबूत मिले हैं। दूसरों का कहना है कि बाढ़ या भूकंप ने शहरों को नष्ट किया। सिंधु सभ्यता की भाषा को समझने की कोशिश में आधुनिक तकनीक भी लगी है। 2009 में भारतीय वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल कर लिपि के पैटर्न का विश्लेषण किया। 2010 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने दावा किया कि लिपि में एक संरचना है जो इसे एक भाषा बनाती है, लेकिन यह अध्ययन भी निर्णायक नहीं रहे। 2020 में गूगल के एक प्रोजेक्ट ने लिपि को डिजिटल रूप से संग्रहित किया ताकि वैश्विक विद्वान इसका अध्ययन कर सकें। इस सभ्यता की एक और खासियत थी इसकी शांति। मेसोपोटामिया और मिस्र में युद्ध और सैन्यीकरण के सबूत हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में हथियार या किलेबंदी के बहुत कम निशान मिले। क्या यह एक शांतिप्रिय समाज था, या फिर हमें इसके युद्ध के सबूत अभी नहीं मिले? कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था और व्यापार ने इसे युद्ध से बचाए रखा। सिंधु सभ्यता का प्रभाव आज भी दिखता है। इसकी जल निकासी और शहरी नियोजन की तकनीकें आधुनिक इंजीनियरिंग को प्रेरित करती हैं। इसके मनके और मिट्टी के बर्तन भारतीय कला में आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसकी भाषा का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कितना समझ पाए हैं। क्या यह सभ्यता हमें कोई संदेश छोड़ गई थी जो हम पढ़ नहीं सकते, या फिर यह सिर्फ एक खोया हुआ सपना है?